नमस्ते बच्चों। इसके पहले हमने अ, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या होता है, इसके पहले भी आपने समास के बारे में पढ़ा होगा। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अर्थात समास में दो शब्दों को मिला के एक शब्द बनाया जाता है जिससे उसका अर्थ निकलता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, राजा का पुत्र, इसके बाद यहाँ पे राजा का पुत्र, इन तीन शब्दों को मिला के जो शब्द बना है वो क्या बना है, राजपुत्र। तो यही है समास। अर्थात यहाँ दो या दो से अधिक शब्द होते हैं जिनको मिला के एक शब्द बनता है, जो कि बोलने में भी थोड़ा आसानी होता है और समय कम लगता है और अच्छा भी लगता है। तो इसे ही हम समास कहते हैं। यहाँ पे दो तीन पॉइंट इन्होंने समझा रखा है कि शब्द समूह को संक्षिप्त करने की यह प्रक्रिया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मिलती जुलती है। अर्थात हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ा था, शब्द भंडार में हम पढ़ते हैं कि जहाँ पे अनेक शब्द होते हैं और उनको मिला के कोई एक शब्द बनाया जाता है। अर्थात उन शब्दों के लिए जितने भी कई तीन चार शब्दों को मिला के एक शब्द बनता है, अर्थात उन सारे शब्दों को न करके हम अपनी बात को एक शब्द में कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ भी अनेक शब्द समूहों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ जो समास होता है वो भी उसी से मिलता जुलता होता है, क्योंकि यहाँ भी कई सारे शब्द होते हैं, दो तीन शब्द, और उनको मिला के एक शब्द बनाते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि समास में समस्त पद तथा समास विग्रह दो प्रक्रियाएं होती है, जबकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता है। अर्थात समास में इन्होंने बताया कि उससे मिलता जुलता है, लेकिन कुछ इसमें भिन्नताएं भी, अर्थात कुछ अंतर भी है। इन्होंने बताया कि समास में समस्त पद तथा समास विग्रह ऐसी दो चीज़ें होती हैं। अर्थात समस्त पद होता है, अर्थात बहुत सारे शब्दों को मिला के हम एक शब्द बनाते हैं, या फिर हमारा एक शब्द होता है और उसको हम विग्रह कर देते हैं, अर्थात उसको हम अलग कर देते हैं। लेकिन अनेक शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे अनेक शब्द होते हैं, सिर्फ एक शब्द बनाया जाता है, बाकी और कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट इनका यही था कि समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। इसमें शब्दों के मेल के समय उसके बीच के परसर्ग चिन्हों का लोप हो जाता है। परसर्ग मतलब जो भी हमारे कारक चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कारक चिन्ह लगा हुआ है, राजा का पुत्र, राजपुत्र, यहाँ का परसर्ग का लोप हो गया। अर्थात जब भी हम समस्त पद बनाएंगे तो उसमें जो बीच का कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, उसका लोप हो जाता है, अर्थात वो हट जाता है। तो ये था हमारा समास। अब हम समस्त पद के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी पढ़ रहे थे। यहाँ पे समस्त पद विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद अथवा सामासिक पद कहलाता है। अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि विभिन्न शब्द होते हैं, अर्थात एक से अधिक शब्द होते हैं, और उनको संक्षिप्त करके, अर्थात उनको छोटा करके हम एक शब्द बनाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे थे राजा का पुत्र राजपुत्र, इसमें जो आपका राजपुत्र है वो क्या है, वो समस्त पद है, अर्थात दो तीन शब्दों को मिला के एक शब्द बना हुआ है। तो इसी को हम समस्त पद कहते हैं या फिर हम सामासिक पद कहते हैं। और दूसरा है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि समास विग्रह। समास विग्रह सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति एक समस्त पद अथवा सामासिक पद है, इसका समास विग्रह होगा राष्ट्र का पति। अर्थात इन्होंने बताया कि सामासिक पद अर्थात जो शब्द हम बनाते हैं उसको जब हम अलग कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे एक हमारा शब्द क्या था, राष्ट्रपति, अगर हम इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, राष्ट्र का पति। तो ये हमारा क्या है, समास विग्रह। अर्थात जब हम शब्दों को अलग करते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। जब हम दो तीन शब्दों को जोड़ के एक शब्द बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सामासिक पद या फिर समस्त पद। ये क्या होता है, हमारा समास। इसके बाद फिर हम कुछ विशेष पढ़ेंगे। इसमें विशेष है, संधि और समास में अंतर होता है। संधि में जहाँ दो वर्णों का मेल होता है, वहीं समास में दो शब्दों का मेल होता है। अर्थात इसके पहले हमने संधि भी पढ़ रखा है, आपने 6th-7th में पढ़ा होगा संधि। तो संधि में इन्होंने बताया कि संधि और समास दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अंतर होता है। इन्होंने बताया कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, अर्थात दो वर्णों को मिलाया जाता है। वहीं पे समास में दो शब्दों को मिलाया जाता है, अर्थात संधि में दो वर्ड मिलते हैं और समास में दो शब्दों को मिलाया जाता है। इसके बाद बताया इन्होंने कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद, जबकि संधि में ऐसा कुछ नहीं होता। इनके कहने का मतलब यह है कि समास में दो पद होते हैं, अर्थात जो पहला पद होता है, जो
पहला शब्द होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व पद, और जो बाद वाला शब्द होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तर पद। जबकि संधि में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एक ही शब्द होता है और वहाँ पे वर्णों का विच्छेद होता है, इसलिए वहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद नहीं होता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि संधि और समास में एक समानता यह है कि दोनों में विग्रह तथा मेल होता है। संधि में जहाँ संधि तथा संधि विच्छेद होता है वहाँ समास में समास पद तथा समास विग्रह होता है। इन्होंने बताया कि संधि और समास में एक समानता यह है कि दोनों में विग्रह और मेल होता है, अर्थात संधि में जहाँ संधि तथा संधि विच्छेद होता है वहाँ समास में समास पद तथा समास विग्रह होता है, अर्थात वहाँ भी शब्दों को अलग किया जाता है और यहाँ भी शब्दों को अलग किया जाता है। इसके बाद हम समास के भेद पढ़ेंगे। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। पहला इसमें है तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है जबकि पूर्व पद गौड़ होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आने वाले परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, अर्थात इन्होंने बताया कि इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे अभी आप पढ़ रहे थे कि एक शब्द होता है जो उसका पहला शब्द होता है वो पूर्व पद कहलाता है और जो बाद का शब्द होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो इसका उत्तर पद अर्थात जो बाद का पद होता है वो इसका क्या होता है, प्रधान होता है, और जो पूर्व पद होता है वो गौड़ होता है। पूर्व पद का मतलब जो पहला शब्द होगा वो गौड़ होगा। गौड़ का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अर्थात उसकी प्रधानता नहीं रहती, अर्थात वो वाक्य में ज़्यादा मायने नहीं रखता, वो उतना मुख्य नहीं होता जितना उत्तर पद मुख्य होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल बताया, राजा का अभिषेक अर्थात राज्याभिषेक। तो यहाँ पे राजा पहला पद है, अभिषेक जो है वो दूसरा पद है। इसके बाद फिर उन्होंने बताया कि तत्पुरुष समास की रचना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है, अर्थात जब भी हम तत्पुरुष समास की रचना करेंगे अर्थात शब्द बनाते हैं तो हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं कि इस समास में सब समूहों के बीच में कर्ता था संबोधन करके चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्हों अर्थात परसर्गों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास की रचना दो तरह से हो सकती है, जैसे संज्ञा प्लस संज्ञा विशेषण तथा संज्ञा प्लस क्रिया। इस समास का यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद संज्ञा अथवा विशेषण भी हो सकता है, जैसे राष्ट्रपति, दानवीर। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि इस समास में सब समूह के बीच में कर्ता तथा संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह जो अभी आप पढ़ रहे थे, जो भी हम शब्द बनाते हैं, जैसे यहाँ पे है राजा का अभिषेक, इसमें जो का है उस क्या कहलाता है, वो कारक चिन्ह कहलाता है। तो वही बता रहे हैं कि जब भी हम तत्पुरुष समास बनाते हैं तो उसमें जितने भी कारक चिन्ह होते हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं। कारक चिन्ह मतलब पहला छोड़ के पहली विभक्ति इसमें नहीं यूज होती है और लास्ट वाली जो संबोधन की होती है वो नहीं आती, बाकी सारे जितने भी कारक चिन्ह होते हैं वो सब इसमें प्रयोग होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि तत्पुरुष समास की रचना दो तरह से होती है, अर्थात पहला पद इसमें संज्ञा रहेगा, दूसरा पद संज्ञा भी हो सकता है और विशेषण भी हो सकता है। फिर दूसरा इन्होंने बताया पहला पद अगर संज्ञा है तो दूसरा पद जरूरी नहीं विशेषण या संज्ञा हो बल्कि क्रिया भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखिए, राष्ट्र प्लस पति अर्थात राष्ट्रपति, तो यहाँ पे जो राष्ट्र है वो क्या है, संज्ञा, पति क्या है, वो भी संज्ञा है। दूसरा इन्होंने यहाँ पे दिया एग्जाम्पल दान, ये क्या है, संज्ञा, और जो वीर है वो क्या है, विशेषण, दानवीर। जैसा कि इन्होंने बताया था कि पहला पद इसमें संज्ञा होगा, दूसरा पद संज्ञा या फिर विशेषण भी हो सकता है। इसके बाद फिर दूसरा इन्होंने दिया कि संज्ञा परलोक और गमन जो है वो क्या है, क्रिया है, तो परलोक गमन, ठीक है। तो ये भी इन्होंने बताया कि क्रिया भी हो सकती है और विशेषण भी हो सकता है। इसके बाद फिर हम तत्पुरुष समास के भेद देखेंगे, अर्थात तत्पुरुष समास हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप देख रहे थे कि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो कारक चिन्हों के प्रकार से ही इसकी जो है भेद होते हैं। तो कारक की दृष्टि से अर्थात कारक के वजह से ही इसके भेद होते हैं। तो कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला इन्होंने दिया है कर्म तत्पुरुष, अर्थात कर्म कारक का परसर्ग को होता है। इस समास में समस्त पद बनाते समय को परसर्ग लुप्त हो जाता है, अर्थात जब हमारा जो पद होता है, जो अलग अलग शब्द होते हैं, जब उनको हम एक कर देते हैं तो जो हमारा बीच का होता है अर्थात जो कारक चिन्ह लगे होते हैं वो लुप्त हो जाता है, अर्थात वो हट जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है यस, यहाँ पे लिखा हुआ है यस प्राप्त, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त,
पहले जब हमारा समस्त पद में था तो हमारा को जो था वो हट गया था, लेकिन जैसे ही विग्रह हुआ तो वो कारक चिन्ह हमारा यहाँ पे आ गया। तो वही ये बता रहे हैं कि जब भी हम समस्त पद बनाते हैं तो जो हमारा बीच का उसका जो इसका कारक चिन्ह होता है वो हट जाता है, और जैसे हम विग्रह करते हैं तो वो आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें जो पहली विभक्ति होती है अर्थात को कर कर्ता जो होता है उसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है, और कर्म जो होता है उसका कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो इसमें पहली विभक्ति प्रयोग नहीं होती, इसमें द्वितीय से प्रयोग होता है इसमें। इसके बाद फिर दूसरा इसमें क्या है, करण तत्पुरुष। करण कारक का प्रसर्ग से तथा के द्वारा होता है। इस समास में इन प्रसर्गों का लोप हो जाता है, अर्थात जब भी हम समस्त पद बनाते हैं तो के या फिर से के द्वारा हट जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है तुलसी कृत, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुलसी द्वारा कृत। फिर जन्मांध, जन्म से अंधा। तो ये हमारा करण तत्पुरुष समास था, अर्थात जो भी इसकी विभक्ति होती है जब भी हम समस्त पद बनाते हैं तो वो हट जाता है। आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, और आगे का हम कल पढ़ेंगे। आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, फिर आगे वाला हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।